नमस्कार मित्रों, मेरा नाम श्याम सुंदर बिश्नोई। आज की कड़ी में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 आनुवंशिकी और जेनेटिक्स। इससे पहले हमने पढ़ा था मानव में विभिन्न प्रकार के तंत्र। कौन कौन से तंत्र पढ़े थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण एवं हृदय और मानव तंत्रिका तंत्र और मानव मस्तिष्क, जिसमें हमने मनुष्य के अंदर जो तंत्र पाए जा रहे हैं उनके बारे में हमने विस्तृत जानकारी हासिल की थी। आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिकी। आनुवंशिकी जेनेटिक्स। यदि अंग्रेजी शब्द की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जीन से हुई है, और हिंदी में यदि मैं शब्द लिखूं इसको आनुवंशिकी, यदि इसका मैं संधि विच्छेद करूं तो अनु प्लस वंश प्लस इक, आनुवंशिक। कहने का मतलब क्या हुआ? वंश यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, अनु का मतलब एक के बाद एक यानी लगातार लक्षणों का, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? पीढ़ी दर पीढ़ी सजीवों में लक्षणों व विभिन्नताओं का जीनों के माध्यम से या जीनों के रूप में गमन करना, ये चीज क्या कहलाई जाती है? आनुवंशिकी। अब इसमें एक शब्द आया है जीन। जीन क्या है? देखो, बात मैं मनुष्य की कर रहा हूं। मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। और ये गुणसूत्र सदैव किसके रूप में पाए जाते हैं? जोड़ी के रूप में। कितनी जोड़ी? 23 जोड़ी गुणसूत्र है। गुणसूत्र का कार्य क्या होता है? गुणसूत्र ये है, वो जीनों को एक पीढ़ी से यानी कि जनक से संतति के अंदर ले जाने का कार्य करते हैं। यानी यही क्या करते हैं? जनक से संतति के अंदर जाते हैं, और इन्हीं गुणसूत्रों के अंदर या इन्हीं गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं। और इन जीनों के अंदर, या जीन हम कह सकते हैं आनुवंशिकीय पदार्थ है, या इन जीनों के अंदर डीएनए व आरएनए पाए जाते हैं। ये आनुवंशिकी पदार्थ क्या करते हैं? सजीवों के अंदर उनके लक्षणों को व्यक्त करते हैं, उनमें आने वाली विभिन्नताओं को क्या करते हैं? तय करते हैं। ये विभिन्नताएं कैसे आती है? हमें पता है सजीव की उत्पत्ति किससे होती है? उसके जनक से। और जनक के अंदर कौन कौन आएंगे? उसके माता पिता, यानी कि नर व मादा। अब इन दोनों के बीच में जनन होगा, संगम होगा, तो जो संतति प्राप्त होगी, तो उस संतति के अंदर उन दोनों के लक्षण क्या होंगे? विद्यमान होंगे। या जो भी विभिन्नता आएगी वो इन्हीं दोनों के कारण आएगी, या इन्हीं दोनों के जो आगे वाले वंश थे, आगे वाले जनक थे, उनके लक्षण ही इस संतति के अंदर आएगी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते रहते हैं? चलते रहते हैं। अब ये संतति बड़ी होगी, आगे जनन करेगी, इसकी खुद की और संतति होगी, तो उनमें भी क्या आएगी? विभिन्नताएं आएगी। एक चीज ध्यान में रखना, बात यदि मैं मनुष्यों की कर रहा हूं तो विश्व के अंदर जितने भी प्रकार के, यानी सभी प्रकार के मनुष्य हैं, उनके सबके जो जीन है, यानी कि बात करूं मैं उनके लक्षण और विभिन्नताओं की, तो सारे अलग अलग है। किसी में भी किसी प्रकार की समानता नहीं। भले ही वो एक ही माँ बाप के मान लो 4 संतान है, तो उन चारों संतानों में विभिन्नता होगी। वो एक जैसे नहीं दिखेंगे, या उनके आचार व्यवहार लक्षण एक जैसे नहीं होंगे, उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं आएगी। वो विभिन्नताएं किस कारण से आती है? उनमें मौजूद जीनों की अदला बदली के कारण।
तो ये जेनेटिक्स आनुवंशिकी के बारे में सामान्य परिचय था। अब देखिए आनुवंशिकी की आगे खोज किसने की थी, कौन कौन से वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने क्या क्या बताया, उसके बारे में जानते हैं। देखिए सर्वप्रथम आनुवंशिकी के बारे में बताया था बेटसन नामक वैज्ञानिक ने। आनुवंशिकी शब्द दिया था सबसे पहले किसने, बेटसन नामक वैज्ञानिक ने। यानी मेंडल से भी पहले बेटसन ने ये आनुवंशिकी शब्द दिया था और उसने बताया था भी आनुवंशिकी क्या चीज है। पूरे विस्तृत रूप में नहीं बता पाया, लेकिन उसके बारे में कुछ जानकारी उसने दे दी थी। उसके बाद में एक शब्द है आपके विभिन्नता, हेरिडिटी। उसके बारे में सबसे पहले 1863 में स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। तो ये कुछ वैज्ञानिक थे जो मेंडल से पहले आए थे और उन्होंने आनुवंशिकी, विभिन्नता, हेरिडिटी, जेनेटिक्स, उन सब के बारे में बताया था। अब बात करते हैं मेंडल की। आपके इस चैप्टर के अंदर मेंडल की जो खोजें थी और उसने जो आनुवंशिकी के नियम दिए थे उसके बारे में विस्तृत रूप से दिया गया है। तो अब हम मेंडल के बारे में पहले थोड़ा बहुत जान लेते। मेंडल कौन था, उसने क्या क्या प्रयोग किए। मेंडल को आनुवंशिकी का क्या कहते हैं, जनक भी कहते हैं, क्योंकि मेंडल ने ऐसे ऐसे नियम दिए थे मटर के पादप पर प्रयोग करके जो इससे पहले अन्य जो मैंने बताए थे वैज्ञानिक उन्होंने नहीं दिए थे। तो मेंडल को क्या मानते हैं, आनुवंशिकी का जनक। मेंडल का जन्म कब हुआ, 22 जुलाई 1822 को। कहाँ हुआ, सिलीसियन प्रांत में, यानी यूरोप का एक देश है और यूरोप के देश में सिलीसियन प्रांत में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद में सन 1846 में मेंडल ने अपनी पढ़ाई पूरी की, दर्शन शास्त्र की क्या की, अपनी उच्च डिग्री हासिल की थी। उसके बाद में मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रुन नामक शहर था, उसके चर्च के पादरी के रूप में नियुक्त हुए। वहां पर उस चर्च के अंदर उद्यान थे, तो उद्यान के अंदर अलग अलग प्रकार के पादप थे और थे। तो मेंडल को पहले से ही आनुवंशिकी के अंदर रुचि थी और आनुवंशिकी के बारे में उसको थोड़ा बहुत ज्ञान भी था। ठीक है, तो उद्यान के अंदर उसने मटर के पादपों को देखा और उसने मटर के पादपों पर प्रयोग करने की सोची। भाई मैं चर्च में पादरी के रूप में नियुक्त हूं, तो चर्च के कार्य के साथ साथ में अन्य अपनी जो पढ़ाई है वो मटर के पादपों पर करूंगा और आनुवंशिकी का आगे विस्तृत रूप से क्या करूंगा, अध्ययन करूंगा। अब उस मटर के पादप भी कौन से थे, उद्यान में थे। देखो मटर की भी अलग अलग प्रकार की किस्में होती है, कुछ जंगली किस्में भी होती है और कुछ हम जो खाते हैं वो वाली किस्में भी होती है। तो उद्यान मटर वहां पर मौजूद थे, जो हम नॉर्मली क्या करते हैं उन मटरों का उपयोग अपने भोजन के रूप में करते हैं। अब उद्यान मटर के अब देखो मेंडल की सफलता के कारण, यानी मेंडल ने उन मटरों पर क्या किए, प्रयोग किए और प्रयोग करने के पश्चात उसको उन प्रयोगों में क्या मिली, सफलता मिली। अब सफलता के कुछ कारण भी होते हैं, वो कारण कौन कौन से थे। अब मेंडल ने मटर के पादप पर प्रयोग किया, मटर के पादपों पर उसने प्रयोग किया, तो उसके कुछ न कुछ सफलता के कारण थे। वो सफलता के कारण कौन कौन से थे। पहला कारण क्या था, मटर का पादप
एक वर्षीय था। एक वर्षीय होने का कारण क्या हुआ भाई? एक वर्ष होने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ भाई एक साल के अंदर हम उसकी अनेक किस्मों का क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। यानी एक साल के अंदर मटर की किस्में हैं वो एक से ज्यादा आएगी। यानी एक तो टाइम कम लगा, समय कम लगेगा, दूसरा पीढ़ी दर पीढ़ी वो लक्षणों का क्या कर सकता है? आसानी से अध्ययन कर सकता है। तो एक वर्ष होने का ये फायदा हुआ। दूसरा, उसने जो प्रयोग किए थे उन प्रयोगों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया। सांख्यिकीय विश्लेषण का मतलब भाई पीढ़ी दर पीढ़ी उसने अपने प्रयोगों को रिकॉर्ड किया। बाद में उसमें क्या भिन्नता आई भाई? मान लो उसने मटर के पादप पर कोई प्रयोग किया, लंबाई को लेकर किया। मान लो जनक पीढ़ी थी, उसमें उसने सभी पादप मान लो लंबे ले लिए, लंबे और बोने दोनों समान रूप से लिए। F1 पीढ़ी आई यानी उसकी संतति पीढ़ी आई, तो संतति पीढ़ी में मान लो कुछ पौधे लंबे प्राप्त हुए और उससे अगली पीढ़ी में कुछ पौधे बोने प्राप्त हुए। तो उसने इन चीजों को रिकॉर्ड किया। उसने ये भी ध्यान में लगाया, पता लगाया भी उसने जनन है वो किन किन पादपों के बीच में करवाया, भाई लंबे लंबे पादपों के बीच में करवाया है या बोने बोने पादपों के बीच में करवाया है या लंबे बोने दोनों के बीच में करवाया है। उन सब का अलग अलग रिकॉर्ड किया और उनका पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया? विश्लेषण किया। भाई उनमें क्या भिन्नता आई, भिन्नता आई है कि नहीं आई है जैसे कि जैसे हैं, उसके बारे में उसने अपनी फाइल के अंदर रिकॉर्ड किया। अब देखो मटर के पादप का चयन क्यों किया? अगला टॉपिक देखो, मटर के पादप का चयन क्यों किया? तो एक चीज मैंने पहले बता दी थी, एक वर्षीय था। एक वर्षीय था तो इसका क्या मतलब है? कम समय में वो आने वाली अनेकों पीढ़ियों का क्या कर सकता था? अध्ययन कर सकता था। तो पहला कारण एक वर्षीय। दूसरा पादप, दूसरा लक्षण क्या था? द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब एक ही पादप में नर व मादा जननांगों का उपस्थित होना। इसका क्या फायदा हुआ भाई? एक ही पादप में नर व मादा जननांग थे तो वो स्वयं परागण आसानी से करवा सकता था और स्वयं परागण कराकर वह शुद्ध वंशक्रम प्राप्त कर सकता था। तो एक तो ये फायदा हुआ इसका, स्वयं परागण करवाकर वो शुद्ध वंशक्रम पादपों का प्राप्त कर सकता था। अगला, द्विलिंगी था, वो चाहता तो स्वयं परागण करवा कर शुद्ध वंशक्रम प्राप्त कर सकता था, वो चाहता तो पर परागण भी करवा सकता था। अब पर परागण वो किस प्रकार से करवा सकता था? इसकी एक विधि आती है। यदि मान लो सभी आप जिस पादप पर अध्ययन कर रहे हो और सारे पादप मान लो आपके पास जितने पादप मौजूद है वो द्विलिंगी है, तो आप उस पादप में पर परागण करवाना चाहते हैं, इसकी एक विधि आती है विमपूषण विधि। विमपूषण विधि क्या होती है? विमपूषण विधि में मान लो, मैं एक आपको चित्र के माध्यम से बता देता हूं, आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं पादप के पुष्प का एक चित्र बना रहा हूं। ये मान लो पादप के एक पुष्प का चित्र है। पुष्प के अंदर मैं बात करूंगा केवल और केवल नर और मादा जननांगों की। ये जो आपको भाग दिख रहा है, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये है पादप का मादा जननांग। जो नीचे की तरफ ये अंडाशय, ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यानी सबसे ऊपर का भाग, ये जो आपको लंबी नली दिख रही है ये वर्तिका, और ये नीचे अंडाशय। और इस अंडाशय के अंदर
मादा के युग्मक पाए जाते हैं। इस वर्तिका से क्या जुड़े होते हैं? नर के जननांग। इसको कहते हैं आप पुंकेसर। ये पराग नली और ये पराग कोष, और इस पराग कोष के अंदर क्या पाए जाते हैं? पराग कण। ये पराग कण ही क्या करते हैं? किसी मादा के जननांग को युग्मित करने का कार्य करते हैं, यानी मादा के अंदर जो अंडाशय पाया जाता है उस अंडाशय को संलेत करने के काम में आते हैं। क्या? ये पराग कण। अब देखो, बात कर रहा हूं मैं विपुसन विधि का। तो विपुसन विधि के अंदर उस मादा जननांग के भाग को क्या कर दिया जाता है? यहां से काट कर नष्ट कर दिया जाता है, या इसके ऊपर मान लो एक विधि और आती है, उसके अंदर इस मादा जननांग को थैली से ढक दिया जाता है, ताकि नर के पराग कण है वो उसी पादप के जो वर्तिकाग्र का भाग है वहां पर गिर नहीं पाए। विपुसन का मतलब पर परागण करवाना है। पर परागण कराना है तो एक ही पुष्प के नर और मादा जननांगों के बीच में जनन को नहीं होने देना है, उसको रोकना है। इसके कारण से क्या करेंगे? उस मादा जननांग के भाग को काट कर या तो अलग कर दो, और अलग नहीं करोगे तो उसको क्या कर दो? ढक दो। ढकोगे तो उसके पराग कण इसके मादा जननांग के अंडाशय के साथ संलित नहीं हो पाएंगे। वहीं दूसरा अन्य यहां पर पादप होगा, उस पादप के जो ये नर जननांग वाला भाग है उसको नष्ट कर दो। यानी इस एक पादप के आप नर जननांग को जीवित रखो और दूसरे पादप के आप मादा जननांग को क्या रखो? जीवित रखो। यानी कि और इससे क्या होगा? यानी इस पादप के जो नर के परागकण है वो इस दूसरे पादप के पुष्प के जो अंडाशय है उसके साथ में क्या होंगे? संलीत होंगे। यानी अब दो अलग अलग भिन्न भिन्न पादपों के मध्य क्या होगा? जनन होगा। इससे क्या आएगी? विभिन्नता उत्पन्न होगी। ये विभिन्नता क्या होगी? जो आने वाली जो संतति होगी उसके अंदर प्रकट होगी। तो क्या हुआ? एक तो शुद्ध वंशक्रम हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? स्वपरागण के द्वारा, और पर परागण के द्वारा हम विभिन्नता युक्त संतति क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। तो ये क्या हुए? मेंडल ने मटर के पादपों का चयन का क्या हुआ? ये तीसरा नियम है। अब देखो चौथा, मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया? चौथा कारण यह है भाई, मटर के पादप में अलग अलग प्रकार के लक्षणों का वो आसानी से अध्ययन कर सकता था। वो अलग अलग लक्षण कौन कौन से थे? 7 जोड़ी के रूप में थे। वो 7 जोड़ी कौन कौन सी है वो मैं आपको भी बताऊंगा। 7 जोड़ी क्या थे? विपर्यासी लक्षण थे। विपर्यासी का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे से भिन्न, यानी उल्टे। विपरीत लक्षण वाले। पहला था पादप की लंबाई। मैं अभी ये 7 लक्षण बता रहा हूं ना, मेंडल ने इन्हीं 7 लक्षणों का क्या किया था? पीढ़ी दर पीढ़ी इन पर प्रयोग करके अध्ययन किया था भाई इन लक्षणों में क्या भिन्नता आई। तो पहले क्या थी? पादप की लंबाई। या तो पादप कैसा होगा? लंबा होगा, या पादप कैसा होगा? बौना होगा। लंबा वह बौना, यानी ये यहां पर मैं प्रभावी लक्षण लिख रहा हूं और ये अप्रभावी। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी कौन से लक्षण प्रभावी थे और कौन से लक्षण अप्रभावी थे। दूसरा आपके पुष्प की स्थिति। या तो पुष्प कैसे थे? कक्षीय और या अग्रस्त। कक्षीय और अग्रस्त का क्या मतलब हुआ? अग्रस्त यानी आगे की ओर झुके हुए, यानी पादप की एक लंबाई एक स्थिति होती है। अग्रस्त का मतलब पुष्प की स्थिति या आगे की ओर झुकी हुई हो या पीछे हुई हो। या कक्षस्थ का मतलब यानी पादप के साथ में पुष्प उगे हुए हो।
तो अग्रस्त का मतलब यानी पुष्पों की स्थिति भी क्या होती है, पादपों के अंदर भिन्न भिन्न होती है। तीसरा आ रहा है पुष्प का रंग। पुष्प का रंग क्या कहता, पीला और सफेद। ठीक है, अगला है बीज का रंग। बीज का रंग कैसा, हरा और पीला। अगला बीज का आकार, गोलाकार व झुर्रीदार। बीज का आकार कैसा, या तो बीज गोल होगा या बीज सिकुड़ा हुआ यानी कि झुर्रीदार होगा। क्या कौन कौन से लक्षण है, एक तो पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, बीज का रंग, बीज का आकार। अब आ रही है फली। फली का आकार यानी मटर एक फली के रूप में, मटर के दाने वो एक फली के रूप, फली के अंदर होते हैं। अब वो फली आप मटर लाते हो देखते हो, कई फली तो फुली हुई होती है, कई फली हुई फली क्या होती है, सिकुड़ी हुई होती है, सूखी हुई होती है, मतलब संकीर्णित रूप से होती है। फली का आकार फूली हुई और सिकुड़ी हुई। और अंतिम सात जो विपर्यासी लक्षण है वो है फली का रंग। फली का रंग कैसा, हरा और पीला। तो ये क्या हुए, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे जिसमें मेंडल ने अपने प्रयोग किए और इन्हीं लक्षणों का क्या किया, पीढ़ी दर पीढ़ी इनमें परिवर्तन देखा। इनमें क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन सा लक्षण प्रभावी है, कौन सा लक्षण अप्रभावी है, कौन किस पर ज्यादा हावी हो रहा है, क्या अप्रभावी लक्षण आने वाले पीढ़ी के अंदर अपना जो प्रभाव है वो दर्शा पाता है कि नहीं दर्शा पाता, उसके बारे में भी उसने अध्ययन किया। तो ये मटर के पादप का चयन क्यों किया, पहला लक्षण क्या था, पहला कारण क्या था, एक तो एक वर्षीय पादप, दूसरा द्विलिंगी होने के कारण वो स्वपरागण कराकर शुद्ध वंशकरण प्राप्त कर सकता था, तीसरा वो विपुषण विधि द्वारा पर परागण कराकर मटर के आने वाले पीढ़ी में विभिन्नता उत्पन्न कर सकता था, चौथा मटर में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण वो आसानी से देख सकता था, उस पर आसानी से प्रयोग करके उनमें क्या भिन्नता आ रही है उसके बारे में भी वो अध्ययन कर सकता था। इसके कारण से उसने मटर के पादप का क्या किया, चयन किया। अब देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे, ठीक है, लेकिन कुछ कारणवश मेंडल के जो प्रयोग थे ना वो ज़्यादा पब्लिक के सामने नहीं आ पाए थे, यानी वो अपने प्रयोगों को ज़्यादा प्रचार प्रसारित नहीं कर पाया था, जिसके कारण से उसको ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली। यानी जब तक वो जीवित था ना, प्रयोग कर लिए, प्रयोगों के जो परिणाम थे वो बताने के लिए इधर उधर भटक रहा था, लेकिन फिर भी उसके प्रयोग क्या वे ज़्यादा ख्याति नहीं प्राप्त कर पाए। उसका एक कारण ये था भाई उस समय में जो डार्विन का विकासवाद था ना, यानी डार्विन जो विकासवाद पर अपना अध्ययन कर रहा था, तो वैज्ञानिकों की और लोगों की रुचि उसकी तरफ ज़्यादा थी। उसके कारण से मेंडल के इन प्रयोगों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेंडल के जाने के बाद में कुछ वैज्ञानिक आए अलग अलग देशों के, उन्होंने उनके नियमों की क्या की, पुनर्खोज की, यानी उसका जो डाटा था उस डाटा के आधार पर उन्होंने आगे प्रयोग किया। वो वैज्ञानिक कौन कौन से थे, जर्मनी के एक वैज्ञानिक था कार्ल कोरेंस, एक था ह्यूगो डी व्रीज, ये वैज्ञानिक क्या थे, इन्होंने मेंडल के नियमों की क्या की, पुनर्खोज थी। कार्ल कोरेंस और ह्यूगो डी व्रीज ने क्या किया, जो मेंडल के द्वारा जो नियम दिए गए थे उनके द्वारा जो
आनुवंशिकी के ऊपर जितना ज्ञान दिया गया था उसी ज्ञान का उपयोग करके उन्होंने अन्य पादप की प्रजातियों पर, अन्य जीवों पर क्या किए, आनुवंशिकता का अध्ययन किया, अपने अपने शोध प्रस्तुत किए। बाद में लोगों को पता चला भाई आनुवंशिकी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, इन्हीं वैज्ञानिकों से पहले मेंडल ने बताया था। तो बाद में मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किए थे वो इन्हीं वैज्ञानिकों द्वारा मेंडल को क्या मिली, ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली। तो मेंडल की ख्याति के पीछे इन्हीं वैज्ञानिकों क्या है, हाथ है। अगर ये नहीं होते तो मेंडल के नियमों को इतनी ख्याति नहीं मिलती। कोई दूसरा वैज्ञानिक आ जाता और वो कह देता भाई नहीं मैंने ही आनुवंशिकी पर पूरी खोज की, जितने अध्ययन किए, तो मेंडल को इतनी ख्याति प्राप्त नहीं होती। अब देखिए मेंडल के कुछ नियम थे, यानी मेंडल के आनुवंशिकी के नियम थे। मटर के पादपों पर उसने प्रयोग किए और उन्हीं मटर के पादपों पर प्रयोग करके उसने आनुवंशिकी के नियम दिए थे। उससे पहले आनुवंशिकी के नियम पढ़ने से पहले हम आनुवंशिकी शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। आनुवंशिकी शब्दावली के अंदर जितने प्रकार के मैंने जो लिखे हैं, जीन, युग्म विकल्पी, सम युग्मजी क्या है, विषम युग्मजी क्या है, वो आप जानेंगे। हाँ, तो मेंडल के आनुवंशिकी नियमों को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, आनुवंशिकी शब्दावली। तो आनुवंशिकी शब्दावली में जो पहली शब्दावली है वो है जीन। जीन क्या होते हैं? जीन है लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले लक्षण कोई भी हो सकते हैं। मैं एक आपको साधारण सा मटर के पादप का एक उदाहरण दे देता हूं, लंबाई का। ये मान लो लंबाई का एक जीन है। जीन सदैव जोड़े के रूप में रहते हैं। मैंने बताया था गुणसूत्र कितने होते हैं, 46, यानी कि कितने जोड़ी, 23 जोड़ी। यानी ये 23 जोड़ी, यानी कि ये जीन ही है, ये जो 23 जोड़ी के रूप में होते हैं। यानी मानव में इन जीनों की संख्या कितनी होती है, लक्षणों की 23 जोड़ी। और मटर के पादप की बात करूं तो लंबाई है, तो लंबाई का ये एक लक्षण, या बोनेपन के रूप में देखूं तो ये भी जोड़े के रूप में एक लक्षण लंबाई का ये भी होता है। ये तो शुद्ध है, क्यों? क्योंकि इनके दोनों जीन क्या है, एक समान है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये है अशुद्ध, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी दोनों जीन क्या है, विपर्यासी है, एक दूसरे के विपरीत है। यानी एक जीन तो लंबेपन का है तो एक जीन बोनेपन का है। हाँ, इसमें से एक प्रभावी होगा तो दूसरा क्या होगा, अप्रभावी। तो जीन सदैव क्या रहते हैं, जोड़े के रूप में रहते हैं। और इनका क्या कार्य क्या होता है, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य होता है। तो ये क्या हुए, जीन। अगला आप देखिए युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी या एलीली, एलील। युग्म विकल्पी किसी जीन के दो अलग अलग विकल्प या दो समान विकल्प, किसी जीन के दो अलग अलग या दो समान प्रकार के विकल्प। ये चीज क्या कहलाई जाती है, युग्म विकल्पी। ये मान लो जीन का जोड़ा है, इसके दो विकल्प, एक ये विकल्प, एक ये विकल्प। यदि मैं एक और जीन का जोड़ा ले लूं तो इसके दो विकल्प, एक तो लंबेपन का विकल्प तो एक बोनेपन का विकल्प। ये वाला विकल्प कैसा कहलाया जाता है, समयुग्मजी, यानी कि मैंने बताया था समान प्रकार के। और ये वाला विषम युग्मजी, यानी कि अलग अलग प्रकार का विकल्प। तो युग्म विकल्पी किसी जीन के दो अलग अलग हो सकते हैं या दो समान प्रकार के विकल्प, यानी उसके
दो जीन है, वो कौन कौन से जीन है, ये वाला। इसी में आप अगला देखो समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी यदि समान हो, एक समान हो, तो वो वाले क्या कहलाए जाते हैं, समयुग्मजी। या तो वो शुद्ध लंबे हो सकते हैं या वो शुद्ध बौने हो सकते हैं। किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी यदि एक समान हो तो वो समयुग्मजी युग्म विकल्पी कहलाए जाते हैं। और विषम युग्मजी किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी यदि अलग अलग हो, यानी कि एक लंबेपन के लक्षण को ले रहा है तो एक बौनेपन के लक्षण वाला जीन है, उनका जोड़ा विषम युग्मजी युग्म विकल्पी कहलाया जाता है, यानी कि दोनों अलग अलग हो। तो समयुग्मजी में तो क्या होता है, दोनों समान, और विषम युग्मजी में दो अलग अलग यानी विपर्यासी। लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप का क्या मतलब हुआ, बात या मटर के पौधों की हो रही है, तो इसके अंदर मान लो दो पौधे ले रहे हैं हम, कोई मटर के दो पौधे ले रहे हैं, एक पौधा तो लंबा है, एक पौधा बौना है। लक्षण प्ररूप का मतलब क्या हुआ, किसी पादप के बाह्य रूप, आकार, रंग या बाह्य प्रतीति को देखकर उसके लक्षण का अनुमान लगाना। बाह्य प्रतीति को देखकर उसके लक्षण का अनुमान लगाना लक्षण प्ररूप है। आप दो पादप देखोगे, एक पादप मान लो क्या है, लंबा है, यानी लंबाई के अंदर यदि मैं देखो तो उसका आकार, उसकी पत्तियों का आकार, फूलों की स्थिति, सब कुछ क्या है, बड़ी है। एक आप पादप देखोगे तो उसका आकार, उसकी पत्तियों की स्थिति, उसकी फूलों की स्थिति, सब कुछ क्या है, छोटी है या फिर क्या है, बौनी। तो लक्षण प्ररूप किसी पादप के बाह्य आकार, रूप, रंगों को देखकर उसके लक्षणों का या उसके विशेषताओं का अनुमान लगाना। अगला आप देखोगे जीन प्ररूप। जीन प्ररूप यानी कि किसी पादप की आनुवंशिक संरचना या जीनीय संरचना को देखकर उसके शुद्ध और अशुद्ध वंश क्रम का अनुमान लगाना। जीन प्ररूप के अंदर जीनीय संरचना को देखकर या आनुवंशिक संरचना को देखकर उसके शुद्ध और अशुद्ध वंश क्रम का ज्ञान करना। जैसे आप एक पादप लोगे, दो पादप लो और दोनों ही पादप क्या हो, लंबे हो। आप उनका लक्षण प्ररूप देखोगे ना तो दोनों पादप क्या होंगे, लंबे, आपको लंबे दिखाई दे रहे हैं। अब आपको पता करना है भाई कौन सा पादप तो शुद्ध लंबा है और कौन सा पादप शुद्ध अशुद्ध लंबा है। तो आप क्या करोगे, उनकी जीनों की संरचना देखोगे, यानी जीनों का जो जोड़ा है वो देखोगे। जो शुद्ध लंबा होगा उसके जीनों का जोड़ा क्या होगा, समयुग्मजी होगा, और जो अशुद्ध लंबा है उसके जीन का जोड़ा क्या होगा, विषम युग्मजी होगा। दोनों होंगे तो लंबे ही, परंतु एक शुद्ध होगा और एक अशुद्ध होगा। जीन प्ररूप का मतलब उसके जीनीय संरचना को देखकर उसके शुद्ध और अशुद्ध वंश क्रम का ज्ञान करना ही जीन प्ररूप कहलाया जाता है। यानी एक शुद्ध लंबा होगा तो एक क्या होगा, अशुद्ध लंबा होगा। तो ये क्या हुआ, जीन प्ररूप। आगे देखिए प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का मतलब संकरण के अंदर जो जीन है, जीनों के जोड़ों में एक लक्षण अपना प्रभाव आगे वाली पीढ़ी में दर्शाएगा तो दूसरा लक्षण आने वाली पीढ़ी में नहीं दर्शा पाता। जो लक्षण अपना प्रभाव दर्शाएगा वो तो प्रभावी, और जो लक्षण अपना प्रभाव नहीं दर्शाएगा वो अप्रभावी।
जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एक प्रयोग करके आपको बता देता हूं। जैसे मान लो मैं एक लंबा नर पादप और बोनी मादा पादप, ये दो पौधे ले लेता हूं। इनके ये दोनों युग्म, ये एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, इनके बीच में मैं क्रॉस कराऊंगा, संकरण कराऊंगा, तो जो आने वाली संतति होगी ये FNPD के रूप में ये प्राप्त होगी, जो होगी तो लंबी, यानी बाह्य रूप या बाह्य प्रतीति आप देखोगे तो वो पादप कैसा होगा, वो संतान कैसी होगी, लंबी होगी। अब देखो उस FNPD के अंदर जो आपको पादप प्राप्त हुआ था उसकी जीनी संरचना को आप देखोगे तो उसके अंदर नर व मादा पादप के दोनों जीन दिखाई तो देंगे, परंतु जो नर का जो कैपिटल T वाला जो लक्षण है ना, लंबेपन वाला लक्षण, ये अपना प्रभाव अधिक रूप से दर्शाएगा, जिसके कारण से वो पादप कैसा होगा, लंबा। उसके अंदर मादा पादप का जो स्मॉल t वाला जीन है वो होगा, परंतु वो अपना प्रभाव दर्शा नहीं पाता। FNPD के अंदर वो अपना प्रभाव दर्शा नहीं पाता, तो वो प्रभाव कैसा होगा, अप्रभावी। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, जनकों का जब संकरण करवाया जाता है तो उससे जो पहली संतति पीढ़ी प्राप्त होती है तो उसके अंदर जो लक्षण या जो जीन अपना प्रभाव दर्शा जाता है वो तो प्रभावी होता है, और जो जीन या लक्षण अपना प्रभाव दर्शा नहीं पाता वो कैसा होता है, अप्रभावी होता है। अगला आप देखिए, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण या बहुसंकर संकरण। इसको मैं आपको एक सारणी के रूप में बता देता हूं। यहां पर आप देखो संकरण का प्रकार, संकरण का प्रकार और यहां पर लक्षण। एक संकर संकरण, एक संकर संकरण में कितने प्रकार के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, केवल एक। आप कोई भी लक्षण ले लो, मटर के पादप की यहां पर बात हो रही है, आप एक लक्षण, कौन सा लक्षण लोगे, यदि आप लंबाई के लक्षण को ले रहे हो तो पीढ़ी दर पीढ़ी आप केवल लंबाई के लक्षण को क्या करोगे, अध्ययन करोगे। F1 में पादप कैसा था, F2 में पादप कैसा था, उससे आगे आने वाली 6-7 पीढ़ी तक पादप कैसा होगा, कौन सा प्रभावी होगा, कौन सा अप्रभावी होगा, क्या अप्रभावी अपना आगे आने वाली पीढ़ी में प्रभाव दर्शा पाएगा कि नहीं पाएगा, उसका अध्ययन। यानी एक संकर संकरण में कितने प्रकार के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक। इसी प्रकार से द्विसंकर संकरण में कितने लक्षणों को लेकर आप उसकी वंशागति का अध्ययन करोगे, 2। मान लो इसमें मैं लंबाई के साथ साथ क्या करूंगा, बीज का आकार ले लूं। मान लो बीज गोलाकार है, झुर्रीदार है, उसका भी साथ साथ में क्या करूंगा, अध्ययन करूंगा। बीज क्या है, या तो गोलाकार होगा या झुर्रीदार होगा। यानी कि अब मैं कितने लक्षणों को एक साथ अध्ययन करूंगा, 2 प्रकार के लक्षण। यानी एक तो मैं लंबाई को तो देखूंगा ही देखूंगा, साथ में आने वाले पीढ़ी में मैं मटर के बीज के आकार को भी देखूंगा, भाई बीज कैसा गोलाकार है या झुर्रीदार है। यानी कि ऐसा संकरण जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया जाता है, द्विसंकर संकरण। त्रिसंकर संकरण में क्या होता है, त्रिसंकर संकरण में कितने प्रकार के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, 3। यानी लंबाई ले ली, बीज का आकार ले लिया, अब मैं फली का आकार और ले लेता हूं, भाई फली कैसे है, फूली हुई है या सिकुड़ी हुई है, उसका भी साथ में ले लूं। और बहुसंकर संकरण के अंदर 3 से अधिक। अब मटर के कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को हमने देखा था, 7। तो बहुसंकर संकरण में 3 से अधिक, चाहे वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं।
पूरे सातों के सात लक्षणों का यदि आप चाहो तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, आगे आने वाली पीढ़ियों के अंदर आप एक साथ क्या करो, अध्ययन करो। तो ऐसे संकरण को आप क्या कहोगे, बहुसंकर संकरण। तो एक में एक, द्वि में दो प्रकार के लक्षण, तीन में तीन प्रकार के, और बहु में तीन से अधिक। आगे देखिए परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण में क्या हुआ, आपने कोई संकरण करवाया, उसमें जो संतति आपको प्राप्त हुई F1PD के रूप में, उस संतति पीढ़ी का अपने जनक पीढ़ी में, अपनी जनक पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ में संकरण करवाना। यानी F1PD का अपनी जनक पीढ़ी में जो अप्रभावी लक्षण था, उस अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ में एक बार और संकरण करवाना ही क्या कहलाया जाता है, परीक्षण संकरण। उदाहरण के रूप में यदि आपको मैं बताऊं, जैसे मान लो मैं एक नर पादप ले लेता हूं जो शुद्ध लंबा है, और एक मादा पादप ले लेता हूं जो शुद्ध बौना है। इनकी जो संतति होगी वो ये प्राप्त होगी F1PD, यानी पहली पीढ़ी। ठीक है, इसमें मान लो F1PD में जो पादप होगा वो कैसा होगा, लंबा, यानी कैपिटल T तो यहां पर क्या हुआ, प्रभावी, और स्मॉल t यहां पर क्या हुआ, अप्रभावी। ठीक है, परीक्षण संकरण क्या कहता है भाई, F1PD का अपने अप्रभावी जनक, यानी अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ में संकरण कराओ। तो ये आपकी F1PD प्राप्त हो गई। अब इसमें आप जनक पीढ़ी में देखोगे अप्रभावी कौन सी थी, मादा थी, तो अपने F1PD का उस मादा के साथ में क्या करवाना, संकरण करवाना। तो ये वाला परीक्षण संकरण कहलाया जाता है। यानी अब जो आप F2PD प्राप्त करोगे, उस F2PD के अंदर आप क्या लोगे, ये F1PD का लंबा पौधा और शुद्ध बोनी मादा पादप, इनसे जो संतति प्राप्त होगी वो F2PD। तो ये क्या हुई, परीक्षण संकरण, यानी कि संतति पीढ़ी का अपने जनक पीढ़ी में से जो अप्रभावी लक्षण वाला जनक है उसके साथ में क्या करवाना, संकरण करवाना। ये वाला संकरण क्या कहला जाता है, परीक्षण संकरण। और संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण के अंदर केवल यही भाई, परीक्षण संकरण से यही भिन्नता है कि उसमें उसके अंदर किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं देखना आपको। आप चाहो तो प्रभावी के साथ में करवा सकते हो, आप चाहो तो अप्रभावी के साथ में करवा सकते हो। संकर पूर्वज का मतलब संतति पीढ़ी का अपनी जनक पीढ़ी में, जनक पीढ़ी से संकरण करवाना, चाहे वो प्रभावी भी हो सकता है अप्रभावी भी हो सकता है। इतना ही फर्क है। परीक्षण संकरण में तो अप्रभावी जनक को लेना है, और संकर पूर्वज या पश्च संकरण में प्रभावी के साथ में और अप्रभावी दोनों में से किसी के साथ में भी संकरण करो। तो उसमें जो भिन्नता आएगी वो आपको F2PD के अंदर दिख जाएगी। अगला है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण के अंदर ऐसा संकरण जिसमें पहले प्रयोग और दूसरे प्रयोग के अंदर आप क्या करो, नर और मादा पादपों के सोर्स को बदल दो। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो पहले प्रयोग के अंदर आप नर को क्या ले रहे हो, शुद्ध लंबा, दूसरे प्रयोग के अंदर मादा को क्या ले रहे हो, शुद्ध बोना। इससे जो संतति प्राप्त होगी आप F1 F2PD तक ज्ञात कर लो। यदि आप क्या करो, व्युत्क्रम के अंदर यदि आप अब आप क्या करोगे, उसके सोर्स को बदल दोगे।
यानी पहले प्रयोग के अंदर आपने जिसको नर माना था, अब आप उसको क्या मान लो, मादा मान लो, और मादा को क्या मान लो, नर। सिंपल से बात में बताऊं तो नर के अंदर आप पहले प्रयोग में तो नर के परागकण को यहां पर यूज में करोगे और मादा के वर्तिका को यहां पर यूज में करोगे, और वहीं दूसरे संकरण के अंदर आप इस पादप के परागकण को यूज में करोगे और इस पादप के वर्तिका को यूज में करोगे। और क्या विभिन्नता आई F1PD और F2PD में, क्या फर्क आया, उसका आप विश्लेषण करोगे। बात समझ में आई? एक बार वापस देख लो। पहले प्रयोग के अंदर आप नर के परागकण को यूज में कर रहे हो मान लो, और मादा के वर्तिका को यूज में कर रहे हो। वहीं दूसरे संकरण के अंदर आप उसी पादप के जो मादा वाला भाग था उसके परागकण को और नर के वर्तिका को यूज में करोगे। बाद में प्रयोगों के बाद में जो F1 F2PD आएगी, आप उनमें भिन्नता देखोगे, क्या भिन्नता आई या भिन्नता नहीं आई, उसका अध्ययन करोगे। यही संकरण क्या कहला जाता है, व्युत्क्रम संकरण, यानी कि मादा यानी कि जनकों के सोर्स को बदल देना। अब देखो जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी क्या होती है, एक ऐसी पीढ़ी जिनका संकरण करवाकर आप F1 F2 या इससे आने वाले अनेक पीढ़ियों को क्या करें, प्राप्त करें, ऐसे मूल पीढ़ी। ऐसी मूल पीढ़ी जिसमें संकरण करवाकर आप F1 व F2 तथा आने वाली पीढ़ियों का ज्ञान प्राप्त करें, तो वो मूल पीढ़ी क्या कहलाई जाएगी, यानी उससे आने वाली अनेकों पीढ़ी है, यानी कि F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, F2 के बाद में F3, F4, F5, यानी कि जिससे आप आने वाले 6-7 पीढ़ियों का ज्ञान करें, वो पीढ़ी क्या कहलाई जाती है, जनक पीढ़ी। और F1 F2 पीढ़ी आपको बताइए, जनक पीढ़ी से जो पहली पीढ़ी प्राप्त होगी वो F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी से जो अगली संतति पीढ़ी प्राप्त होगी वो क्या होगी, F2 पीढ़ी। जनक पीढ़ी से जो पहली पीढ़ी प्राप्त होगी यानी पहली उसकी संतान होगी वो F1 पीढ़ी, बाद में उस संतान की जो अगली संतान होगी वो F2 पीढ़ी कहलाई जाएगी। एक संकर व द्विसंकर अनुपात क्या हुआ, एक संकर अनुपात यानी कि एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को क्या कहते हैं, एक संकर संकरण। और द्विसंकर संकरण के अंदर क्या होगा, द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण में एक लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन करना और उनमें समानता और भिन्नता का अनुपात निकालना, और द्विसंकर संकरण में दो लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करवाना, संकरण करवाना, और उसमें समानता और भिन्नता का क्या करना, अनुपात निकालना। तो ये क्या हुआ, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण अनुपात। तो ये थी आनुवंशिक शब्दावली। आनुवंशिक शब्दावली में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, जीन, युग्म विकल्पी, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, लक्षण प्ररूप, जीन प्ररूप, प्रभावी और अप्रभावी, एक संकर, द्विसंकर, त्रिसंकर और बहुसंकर संकरण, परीक्षण संकरण, संकर पूर्वज या फिर पश्च संकरण, व्युत्क्रम संकरण, जनक पीढ़ी, F1 F2 पीढ़ी, एक संकर और द्विसंकर अनुपात। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, मेंडल की वंशागति के नियम।